बेटे अब हमें ये पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं और निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं पहले ये समझना जरूरी है। तो जैसे हम अनुप्रस्थ तरंग जानते हैं कि जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगें बनती है। जैसे एक रस्सी ले, रस्सी के एक सिरे को बांध करके ऐसे कंपन कराएं तो तरंग के चलने की दिशा ये हो जाएगी, माध्यम के कण ऐसे ऊपर नीचे कंपन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इसको और अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, माने जिस तरफ तरंग संचरित होती है उसी दिशा में माध्यम के कण कंपन करते हैं, तो इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे हुक को हम आगे खींचते हैं, तो जब हुक को आगे खींचते हैं तो तरंग भी उस दिशा में चलती है और माध्यम के कण भी उसी दिशा में चलते हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अब इसको समझना है अक्षीय स्थिति क्या कहलाती है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, P एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसको हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यह उसी प्रकार से है कि जैसे माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो इसीलिए अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि अक्षीय और अनुदैर्ध्य तरंगें एक जैसी हुई। अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य स्थिति ये हो जाएगी जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, तो जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वही है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यह अक्षीय स्थिति कहलाती है। इसीलिए अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। अब समझते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति कहलाती है जब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दोनों लंबवत हैं, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के लंबवत बिंदु स्थित है। तो ये इसी तरह से है जैसे जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो इसलिए इसे हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति क्यों कहते हैं और निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति क्यों कहते हैं। अब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। प्रथम स्थिति है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। इसमें AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो बिंदु आवेश -q तथा +q परस्पर 2l दूरी पर है। -q और +q की दूरी 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पर, ये अक्ष है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु P इसके मध्य बिंदु, किसके, वैद्युत द्विध्रुव के
मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। और माना कि AB एक जो वैद्युत द्विध्रुव है, यह के माध्यम के परावैद्युतांक में स्थित है। ऐसे माध्यम में स्थित है जिस बिंदु के माध्यम का परावैद्युतांक के है। दोबारा समझो, AB एक वैद्युत द्विध्रुव जिसमें दो बिंदु आवेश -q तथा +q परस्पर 2l दूरी पर हैं। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मध्य बिंदु है, तो ये पूरी दूरी 2l थी, तो ये आधी दूरी l, ये भी आधी दूरी l हो जाएगी। यह वैद्युत द्विध्रुव के माध्यम के परावैद्युतांक में स्थित है। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हम जानते हैं, एक सूत्र आपको अभी कल पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0k इंटू Q/r²। r स्क्वायर का मतलब है दूरी का वर्ग, बीच की दूरी का वर्ग। अतः अब पहले हम निकालते हैं, किसी को भी हम आगे पीछे निकाल सकते हैं, परंतु जिसको हम पहले लिखेंगे उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से लिखेंगे। चाहे आप +q को भी उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा। पहले मैं ये समझाता हूं। -q एक बिंदु आवेश है, इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0k इंटू Q/ बीच की दूरी का वर्ग। किससे बीच की दूरी? -q से P के बीच की दूरी, -q से P के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी का वर्ग। तो इसके बीच की दूरी यहां से यहां तक r है, तो इसमें l और जुड़ जाएगा, तो -q से P के बीच की दूरी हो जाएगी r + l, तो ये हो जाएगा Q/r + l का होल स्क्वायर। अब दिशा ज्ञात करनी है, तो कल समझाया था, माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश की ओर होती है। तो ये -q आवेश की ओर हो जाएगी, माने P से A की ओर। तो P से A की ओर को हम कहते हैं दिशा PA की ओर। इसी प्रकार +q के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0k इंटू Q/ बीच की दूरी का वर्ग +q से P का वर्ग। तो ये दूरी देखो, ये दूरी r है, इसमें से ये l और कम हो जाएगा, तो यहां से जो दूरी आएगी +q से P की जो दूरी का वर्ग आएगा, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है, दूरी का वर्ग आएगा, ये हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर। r में से l घट जाएगा, r - l का होल स्क्वायर। अब +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको कल समझाया था कि धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश से परे होती है, आवेश से बाहर की ओर होती है। तो +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q और P को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर हो जाएगी, माने B से P की ओर होगी। B से P की ओर को हम कहते हैं BP की ओर, BP की ओर कहते हैं। अब बिंदु P पर E1 और E2 एक दूसरे की विपरीत दिशा में, सब कुछ बराबर है। देखो यहाँ 1/4πε0 के, इसमें भी 1/4πε0 के, इसमें q है, इसमें q है, इसके बटे में r - l का होल स्क्वायर है, इसका बटे में r + l का होल स्क्वायर है। तो आप पढ़ चुके हो, जिसका ये होता है भिन्न बराबर अंश बटे हर, जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। जैसे 1/2 बड़ा है 1/5 से, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5, तो इसीलिए ये मान बड़ा होगा इससे। तो अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने पढ़ा है, दो वेक्टर जब विपरीत दिशा में होते हैं तो घट जाता है, परिणामी वेक्टर घट जाता है और बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर घटता है। तो देखो E2 का मान बड़ा है, इसीलिए मैंने इस चित्र में E2 की लंबाई ज्यादा बड़ी बनाई है, E1 की छोटी बनाई है।
तो E2 बड़ा है E1 से, इसका भी आपको ध्यान रखना चित्र बनाते समय, E2 बड़ी लंबाई का हो तो E2 बड़ा है E1 से, तो इसीलिए E2 की लंबाई अधिक है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, दोनों विपरीत दिशा में है और E2 बड़ा है E1 से, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E2 माइनस E1। E2 का मान रख दिया माइनस E1 का मान रख दिया। अब E2 का मान है Q अपॉन 4πε0 के इंटू 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये कोष्ठक बंद, बराबर Q अपॉन 4πε0 के इंटू, अब इसका एलसीएम तो ये वर्ग हो गया, इसका हल करेंगे तो यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस आर प्लस एल स्क्वायर से कट जाएगा, ये बचेगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। अब इसको आपको हल करना समझना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये उसी तरह से जैसे वर्गांतर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी और दूसरे कोष्ठक में ए ऋण बी। तो ए हुआ हमारा आर प्लस एल, बी हुआ आर माइनस एल, तो एक कोष्ठक में दोनों को जोड़ दिया और दूसरे कोष्ठक में दोनों को घटा दिया, तो जोड़ा तो धन का चिन्ह बढ़ दिया, तो धन का गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, इसमें ऋण का गुणा कर दिया तो ऋण आर धन एल हो गया, आर से आर कट गया, इसमें एल से एल कर गया, तो 2r इंटू 2l हो गया। तो और r माइनस, अब नीचे वाला देखो, इसका हल देखो, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि आपके थोड़ा ये और समझ में नहीं आया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर माइनस एल, बेटे थोड़ा सा नीचे वाले को हमने मिटा दिया। अब इसमें एक चीज मैंने लिखना भूल गया था कि हमने E2 में से E1 घटाया है, तो दिशा वही रहेगी जो E2 की ओर रहेगी, E2 की माने BP की ओर रहेगी। तो जो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, इसका हल हुआ 2r इंटू 2l और इसका हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 के Q इंटू 2l इंटू 2r, Q इंटू 2l इंटू 2r बटे जो कहते हो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो इसलिए लिखा कि Q इंटू 2l ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है, इसलिए लिखा। तो इसीलिए E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 के इंटू पी इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा इसकी वही रहेगी जो इसकी है। अब अगले बोर्ड में और आगे समझाता हूं। तो ये होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम ऐसे भी लिखेंगे E बराबर 1 अपॉन 4πε0 के, इस चित्र में था P इंटू 2r, इसको हम 2pr भी ले सकते हैं, 2pr बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा वही होगी जो E2 की ओर, क्योंकि E2 बड़ा है E1 से। अब हमने ये माना कि जो बिंदु है वो बिंदु P ये बहुत अधिक दूरी पर है, जो बिंदु P है वो बहुत अधिक दूरी पर है, अर्थात R बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है L से, इसीलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है ये लगभग बराबर होगा आर स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर। तो घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, दो का दो में गुणा होगा 4 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, आर की घात 4 हो जाएगा। तो इसके बटे आर की घात 4 लिख देंगे, एक आर से आर कट जाएगा, ये बचेगा 2p बटे आर क्यूब, ये जम का त्यों रहेगा 1 अपॉन 4πε0 के 2p बटे आर क्यूब। दिशा वही रहेगी जो E2 की है, माने BP की ओर। अब वायु या निर्वात के लिए माध्यम का परावर्तितांक k का मान 1 होता है, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, दिशा B से P की ओर, BP की ओर। तो ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार समझो। अब आप समझो दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थित स्थिति। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो बिंदु आवेश -q तथा +q परस्पर 2l दूरी पर है।
यह है ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो बिंदु आवेश -q तथा +q परस्पर 2l दूरी पर है। यह के माध्यम के परावर्तितांक में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से इसके लंबार्धक पर, लंब है और आधा है तो पूरी 2l थी तो l हो जाएगा। इसके लंबार्धक पर, ये 90 डिग्री है, इसके लंबार्धक पर इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसी तरह से माइनस आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें इसके बीच की दूरी पता होना चाहिए। AP और BP की दूरी पता होना चाहिए। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये भुजा कर्ण कहलाएगी, ये L है, ये R है, तो ये कर्ण कहलाएगा पूरा। ये L है, ये R है, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। इसी प्रकार इस चित्र में ये थीटा है, देखो ये L है, ये R है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, कर्ण बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस चित्र 1 से, तो ये हो जाएगा चित्र 1 से AP और BP दोनों का मान बराबर है। ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल घात 1/2। अभी आपने पढ़ा था पिछले पाठ में, पिछले लेक्चर में, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 के इंटू Q/r², बीच की दूरी का वर्ग होता है। तो ये हो जाएगा बटे वैद्युत क्षेत्र माइनस Q आवेश के कारण, इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/ बीच की दूरी का वर्ग। किसकी बीच की दूरी का वर्ग? AP का वर्ग। तो AP और BP दोनों के मान बराबर है, तो इनका मान है R² प्लस L स्क्वायर की होल घात 1/2 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि घात के ऊपर घात होती है, घात का गुणा होता है, तो 2 से 1/2 कट जाएगा, तो R² प्लस L स्क्वायर बचेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो माइनस आवेश के कारण पिछले टॉपिक में भी पढ़ा, पिछले लेक्चर में भी आपने पढ़ा कि माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश की ओर होती है। तो इसकी दिशा हो जाएगी -Q आवेश की ओर, तो P से A की ओर। तो P से A की ओर कौन लिखते हैं? दिशा PA की ओर। आप एक लाइन में लिखेंगे दिशा PA की ओर। इसी प्रकार इसी दिशा PA की ओर। इसी प्रकार अब इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के इंटू Q/ बीच की दूरी का वर्ग, यही आएगा R² प्लस L स्क्वायर। दिशा धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश से परे होती है, आवेश से बाहर की ओर होती है। तो धनावेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी मिलाने वाली रेखा से बाहर की ओर, तो B से P की ओर, BP की ओर, तो दिशा हो जाएगी BP की ओर। अब इन कोणों को समझाता हूं, ध्यान से समझो। देखो ये समांतर इसके ये तिर्यक रेखा काटती है, तो ये इसका एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार दोबारा समझो इसको, ये समांतर इसके ये तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये इसका एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ये समांतर इसके ये तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये इसका संगत कोण कहलाएगा। तो ये संगत कोण बराबर होंगे, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो दोनों थीटा थीटा है। अब हम इसको जरा इस चित्र 2 में क्लियर समझेंगे, इसके घटकों को डिवाइड करेंगे। तो देखो ये E2 है, ये E1 है, ये थीटा है, देखो एक चाप से दर्शाया है, ये डबल चाप से थीटा दर्शाया है, ये E2, ये E है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E है। E2 के E1 और E2 ये दो घटक हैं, ये है E1 और एक मिनट ये है E2, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला E2 साइन थीटा
E2 cos थीटा, और ये है E1, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा। देखो जरा, इस E2 के दो घटक होंगे, इस E2 के, देखो ये थीटा है, तो ये वाला घटक लंब भुजा है, तो लंब वाली भुजा जब हमें ज्ञात करनी होती है तो इसको हम ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा। अब ये बिंदु P पर कार्य करेगा, तो ये बिंदु P पर कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ कार्य करेगा, बिंदु P पर कार्य करेगा, तो ये हो जाएगा E2 का ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। और ये देखो ये थीटा है, ये सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये 90 डिग्री, ये कर्ण कहलाएगी, तो ये कहलाएगी आधार। आधार माने इसका ये क्षैतिज घटक कहलाएगा, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। इसी प्रकार इस E1 का ये हो जाएगा E1 sin थीटा, माने ये E1 sin थीटा, और ये हो जाएगा E1 cos थीटा। तो E1 और E2 के दो घटक हुए, दोबारा समझो, ये E2 है, तो ये वाली भुजा E2 sin थीटा, तो ये हवा में नहीं कार्य करता घटक, बिंदु P पर कार्य करेगा, तो इसलिए E2 sin थीटा की दिशा ऊपर की ओर, ये हो जाएगा E2 cos थीटा की दिशा। और इसी प्रकार E1 को देखेंगे तो ये हो जाएगी ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा में है। अतः देखो E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर विपरीत है, तो कैंसिल हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, और E2 cos थीटा और E1 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, तो जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसको थोड़ा हल करते हैं अगले पन्ने पर। हाँ बच्चों देखो यार, ऊपर वाले चित्र को, अब आपको चित्र दोबारा नहीं बनाना है, जो चित्र बना चुके हो उसी चित्र को, चित्र 1 से, जो चित्र 1 आपने पहले बनाया था, इसी चित्र से cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो इस चित्र को यदि हम देखें तो ये थीटा है, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, आधार L बटे √r² धन L²। या इस समकोण त्रिभुज में देखें cos थीटा बराबर, ये थीटा है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण L बटे √r² धन L²। तो दोनों चित्रों से cos थीटा का मान समान आएगा, समान ही आएगा, क्योंकि RL आधार लंब कर्ण सब बराबर हैं। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर L बटे √r² प्लस L²। तो जो r² प्लस L² अंडर रूट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल की घात 1/2। तो इसीलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा प्लस 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा। तो अब इसमें ये हम कॉमन लेंगे 1/4πε0 के इंटू Q/r² प्लस L², तो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचेगा cos थीटा, यहाँ धन, यहाँ भी बचेगा cos थीटा, तो cos थीटा धन cos थीटा 2 cos थीटा कहलाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q ये हो जाएगा इंटू 2 cos थीटा का भी मान रख दिया, तो 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू 2L बटे r² प्लस L² की होल घात 1/2। अब हम जानते हैं कि ये आधार है, आधार समान होती हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो 1 में 1/2 जुड़ेगा तो होल घात 3/2 हो जाएगा। अब दिशा यदि हमें देखना है P पर क्या होगी, तो दिशा ये है इसके समांतर, BA के समांतर या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत, तो दिशा हो जाएगी BA के समांतर। और एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L की जगह हमने P रख दिया, P बराबर Q इंटू 2L ये रख दिया। अब माना कि बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर है, ये बहुत अधिक दूरी पर है, तो R बहुत बड़ा है L से, तो r² प्लस L² को की होल घात 3/2 है, इसको हम ऐसे मानेंगे कि ये जो हो जाएगा कि होल घात r² प्लस L² की होल घात 3/2 है, ये लगभग r² प्लस L² के बराबर की घात 3/2, एक मिनट, ये हो जाएगा
आर बहुत बड़ा है एल के, तो एल स्क्वायर को हम नगण्य मानेंगे। जब हम एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल घात 3/2, ये लगभग बराबर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर नगण्य माना जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की होल घात 3/2, घात के ऊपर घात होती है, घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये लगभग कहलाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। हवा या निर्वात के लिए के का मान जो माध्यम का परावर्तनांक है वो 1 होता है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब, और दिशा वही होगी बी ए के समांतर, इसके समांतर। तो ये है, अब नेक्स्ट आपको कल पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये आप अब दोबारा नहीं बनाना इतना, इसके बाद ऐसे ही यहाँ से लिखना जारी रखना बस। इसको कल पढ़ाएंगे अब अगला।